हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कृषि सुधार बिल 2020। इस बिल को लेकर बहुत बवाल है। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है कृषि सुधार बिल 2020। आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने 20 क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको ये बिल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इससे पहले कि मैं बिल पढ़ना शुरू करूं, तो बच्चों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कृषि सुधार बिल 2020। पहला क्वेश्चन है, 3 कृषि सुधार बिलों का क्या नाम है? तो वो है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा बिल 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार बिल 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल 2020। अगर आप तीनों बिलों के नामों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको अपने आप इन बिलों का जो है समझ में आ जाएगा कि हर बिल में क्या छिपा है। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि सुधार अध्यादेश कब आया? तो जून 2020 में, जो अभी सितंबर में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। तीनों बिल पारित हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा बिल 2020 से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों आप अगर शब्दों के ऊपर ध्यान दें तो शब्दों से ही आपको पता चल जाएगा कि किस बिल का क्या मतलब है। इसका तात्पर्य है कि किसानों की उपज से संबंधित व्यापार एवं वाणिज्य की गतिविधियों को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना। अब इस बिल से क्या लाभ होंगे वो पढ़ते हैं। अभी तक किसान अपनी उपज केवल मंडी तक बेचने के लिए मजबूर थे, बाधित थे। इस बिल से अब वो अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। मंडी के बाहर अगर उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वहाँ भी वो बेच सकते हैं और बाहर बेचने पर उनके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ 3 दिन के अंदर व्यापारी को किसान को पैसे देने होंगे। किसान खुद अपनी उपज का दाम तय कर सकता है, यानी कि वो बार्गेनिंग कर सकता है जिसको भी बेचेगा। ऑनलाइन भी फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई व्यापारिक विवाद हो जाता है तो 30 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। किसान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना सामान बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकता है। बिचौलियों को जाने वाला लाभ किसानों को मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह सरकार ही निर्धारित करेगी। हालांकि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना बंद कर देगी और जो बड़ी कंपनियां होंगी वो मनमाने तरीके से कम मूल्य पर किसानों से उपज खरीदना प्रारंभ कर देंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है इसे भी समझें। तो अगला क्वेश्चन है, एमएसपी इसका क्या अर्थ है? तो एमएसपी को इंग्लिश में है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है? यह किसी उपज की सरकार द्वारा निर्धारित वह कम से कम कीमत होती है जिस पर सरकार उसकी उपज खरीदने का आश्वासन देती है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। जैसे 2020-21 में सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो अभी सरकार ने घोषित किया है कि 2020-21 में 1975 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से सरकार किसानों से गेहूं खरीदेगी। तो इसका मतलब क्या है कि किसान अपनी गेहूं को सरकार को 19.75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच पाएगा। ये उसका न्यूनतम मूल्य है जिसके ऊपर वो बेचेगा। अधिकतम कुछ भी हो सकता है। अगर किसान बाहर कहीं बेच रहा है, अगर 30 रुपये में किसी को बेच रहा है तो वहाँ बेच सकता है, लेकिन गवर्नमेंट 19.75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों से उसकी उपज खरीदेगी। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अभी रबी की फसलों के ऊपर सरकार ने सभी जो मुख्य फसलें हैं उनके समर्थन मूल्य घोषित कर दिए हैं, लेकिन सबसे अधिक किस चीज़ का समर्थन मूल्य बढ़ा है? तो उसका आंसर है मसूर की दाल, जिसका 300 रुपया बढ़ा है। 2019 में मसूर की दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4800 रुपये प्रति किलो प्रति कुंतल था, जो अब बढ़कर हो गया 5100 रुपये प्रति कुंतल। तो मुझे आशा है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित होता है वो समझ में आ गया होगा।
अब है दूसरा बिल, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार बिल। इससे क्या तात्पर्य है? अब देखो नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कृषक माने किसानों को उपज से पहले ही उनकी उपज की कीमत का आश्वासन और उनके द्वारा खेतों में की गई सेवा की कीमत का निर्धारण, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं। अभी हमारे भारत में कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, लेकिन वो छोटे स्तर पर हो रही है। लेकिन इस बिल के आने से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब लार्ज स्केल पर होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है और उससे क्या लाभ है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां, औद्योगिक संस्थान, बड़े बड़े विक्रेता या निर्यातक किसान से पहले ही समझौता कर लेते हैं कि वो एक निश्चित कीमत पर उनसे अमुक अमुक फसल अमुक मात्रा में खरीद लेंगे। वे किसान को उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हैं। फसल पक जाने पर वे अपने वाहनों द्वारा खेतों से ही किसान की फसल उठा लेते हैं। किसान को ना तो मंडी तक फसल ले जाने का, परिवहन का खर्चा उठाना पड़ता है, ना ही बीज कीटनाशक को लेकर परेशान होना पड़ता है। और यदि किसी कारणवश उसकी फसल खराब भी हो जाती है तो भी उसे अपनी फसल का मूल्य मिल जाता है। और बाजार में यदि उपज का मूल्य गिर भी जाए तो भी किसान को समझौते के अनुसार पहले से निर्धारित राशि मिल जाती है, उसे कोई नुकसान नहीं होता और उसे बिचौलियों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो अब आप समझ गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। अब है आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है, पहले इसे समझ लें। सन 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जीवन के लिए जितनी आवश्यक वस्तु हैं, कोई भी व्यक्ति उनका एक निश्चित सीमा से अधिक संग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सभी लोग इन चीज़ों को आवश्यकता से अधिक संग्रहित कर लेंगे तो बाज़ार में इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, इनकी शॉर्टेज हो जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के ऊपर एक बैन लगाया हुआ था कि एक निश्चित सीमा से अधिक कोई भी इनका संग्रहण ना करे। लेकिन अब नए बिल में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार कुछ चीज़ों को, आवश्यक वस्तुओं को इस सूची से बाहर कर दिया है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो आंसर है आपका दाल, चावल, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज आदि। अब इस आवश्यक वस्तु अधिनियम से किसानों को क्या लाभ होगा? तो अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण किसान आवश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं कर सकता था, किंतु अब इस बिल के आने से किसान इन सब वस्तुओं का संग्रह कर सकता है। और किसान अगर लोकल मंडी में ना बेचना चाहे, वहाँ उसे कम प्राइस मिल रहे हैं, तो दूसरे प्रदेशों में जहाँ उसे अच्छे प्राइस मिल रहे होंगे वहाँ जाकर अपनी फसल बेच पाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ सीधे किसानों से उसकी उपज खरीद लेंगी। किसान आवश्यक वस्तुओं को अपने पास किसी भी सीमा तक जमा करके रख सकता है और जब चाहे बेच सकता है। कृषि क्षेत्र में विदेशी व निजी निवेश बढ़ेगा, जिससे आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हो गया आवश्यक वस्तु अधिनियम। इससे पहले कब सिफारिशें की गई थी कृषि सुधार के लिए? तो वो था स्वामीनाथन आयोग। तो स्वामीनाथन कृषि सुधार बिल कब आया था? तो उसका आंसर है 2006 में। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, इसमें कृषि मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र तोमर जी हैं। अब बिचौलियों और आड़तियों की बहुत बात हो रही है कि बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, बिचौलियों से किसानों को छुटकारा मिलेगा। तो अब ये जानते हैं कि बिचौलिए कौन होते हैं। तो बिचौलिया या आड़ती किसे कहते हैं? बिचौलिया या आड़ती खरीदार और किसान के बीच की कड़ी है। ये किसान से कम मूल्य पर उनकी उपज खरीद लेते हैं और कई गुना मूल्य पर खरीदारों को बेचते हैं। कृषि सुधार बिल आने से बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा और किसान सीधे खरीदार को अपनी फसल बेच पाएगा। जो इस बिल का विरोध हो रहा है वो इस कारण से भी हो रहा है कि इस बिल के कारण जो बिचौलिए और आड़तियों का काम था वो ख़त्म हो जाएगा और ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप देखिए कि पंजाब में इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 60,000 लोग बिचौलियों का और आड़तियों का काम करते हैं और पूरे इंडिया में ही बहुत सारे बिचौलियों का और आड़ती का काम करते हैं लोग। तो इस बिल के आने से किसान सीधे खरीदारों को माल बेचेगा तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस कारण से भी इस बिल का विरोध हो रहा है। और दूसरा, बिचौलियों के कारण छोटे किसानों को हमेशा नुकसान में रहना पड़ता था, क्योंकि छोटे किसानों के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती, संसाधन नहीं होते कि वो अपनी फसल कहीं और जा कर के बेच पाएँ। तो उन्हें बिचौलियों के माध्यम से अपनी फसल को बेचना पड़ता है
और ये बिचौलिए उनसे कम कीमत पे उनकी उपज खरीद लेते हैं और आगे जाकर अधिक कीमत में उनको बेच देते हैं। तो जो मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए, जो कि मेहनत करता है खेतों में, वो सारा मुनाफा बिचौली और आढ़ती ले जाते हैं। फिर ये बिचौली और आढ़ती जो है काफ़ी शक्तिशाली लोग होते हैं, राजनीतिक दलों का भी इन्हें प्रश्रय मिला हुआ होता है। तो छोटा किसान, गरीब किसान इनसे किसी प्रकार का पंगा ले नहीं पाता, तो उसे चुपचाप अपनी फसल कम दामों पे इनको बेचनी पड़ती है। तो नए बिल के आने से इन लोगों की शक्ति कम होगी और किसान की शक्ति थोड़ी बढ़ेगी, ताकि अपनी उपज वो बाहर भी बेच पाए। तो ये है बिचौलियाँ और आढ़ती। आगे पढ़ते हैं। अब किसान जो अपनी फसल मंडी में जाकर बेचता है भी, वो कहीं ना कहीं संग्रहित भी तो होती होगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका संग्रहण कौन करता है? तो FCI का, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पूछ सकते हैं कि FCI क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है? तो FCI का अर्थ होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। अब भारतीय खाद्य निगम के क्या कार्य हैं? यह केंद्रीय इकाई है जो राज्यों की मंडी इकाइयों के साथ मिलकर खाद्यान्नों का भंडारण, वितरण, विपणन व ढुलाई का कार्य करती है। अब ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम आया है, जिसमें यह कहा गया है कि दलहन, तिलहन, आलू, प्याज का भंडारण अब कोई भी कर सकता है, लेकिन किन परिस्थितियों में इन चीज़ों का भंडारण नहीं किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो कौन सी 2 परिस्थितियाँ? वो है युद्ध और आपदा। अगर देश के ऊपर युद्ध आ गया या कोई संकट आ गया, उस समय किसान या अन्य व्यक्ति इन चीज़ों का, आवश्यक वस्तुओं का ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि APMC का क्या अर्थ है? तो APMC का अर्थ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, अर्थात कृषि उत्पाद बाजार समिति। एक लास्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया था? आया था सन 1955 में। तो बच्चों, आशा है आपको कृषि सुधार बिल समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।